नमस्कार। आज के वीडियो में हम नवे चैप्टर के अंतर्गत एंजाइम्स के विशिष्ट गुणधर्मों और एंजाइम के कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। पहले चलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, विशिष्ट गुणधर्म एंजाइम के। ठीक है, सभी एंजाइम जो है कोशिका में मिलते हैं, लेकिन कोशिका में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे श्वसन वाले एंजाइम ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे, कोशिका द्रव्य में कम मिलेंगे। इसी प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम है वो पादप कोशिका में हरित लवक के अंदर मिलेंगे, कोशिका द्रव्य में उनका मिलना आवश्यक भी नहीं है और मिलते भी नहीं है। ठीक है, फिर एंजाइम को शुद्ध रूप में पृथक किया जा सकता है, ये भी हमने देखा था, सबसे पहले स्टेनले ने किया था। तो विभिन्न गुणधर्मों में पहला गुणधर्म है इसका प्रोटीन प्रकृति। पिछले वीडियो में हमने देखा ही था कि समस्त एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, केवल राइबोजाइम को छोड़कर जो आरएनए का विशिष्ट अणु होता है। ठीक है, तो रासायनिक दृष्टि से अधिकांश समस्त ही कह लेते हैं, एक अपवाद है, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। बड़ा आणविक आकार होता है, इसलिए ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी प्रकृति से अभिप्राय हुआ कि इनका आकार बड़ा होता है, जिससे इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण से अधिक संख्या में क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट्स इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर है विशिष्टता। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है एंजाइम का। जिस प्रकार उत्प्रेरकों के गुणधर्म आप लोग पढ़ते हैं कि उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं। एक ही उत्प्रेरक को समस्त प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को भी केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है, इस अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक है, इस अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक है। वैसे ही एंजाइम्स भी विशिष्ट होते हैं, ज़्यादातर ये क्रिया विशिष्ट होते हैं। एक प्रकार का एंजाइम एक निश्चित प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। ठीक है, हालांकि इनकी विशिष्टता को हम लोग चार प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है निरपेक्ष विशिष्टता या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसके अंतर्गत ये हुआ निरपेक्ष विशिष्टता में कि केवल एक निश्चित प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। ज़्यादातर एंजाइम इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण दिया है यूरिएज, इसका नाम हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। स्टेनले ने क्रिस्टलीकरण किया, यूरिएज में निकल मिलता है, ये हमने देखा था। यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का ही जलावटन करता है, अन्य किसी का नहीं करता है। फिर है समूह विशिष्टता। कुछ एंजाइम जो है एक निश्चित प्रकार के समूह पर कार्य करते हैं, निश्चित प्रकार के समूह पर कार्य करते हैं। उसका एक उदाहरण दिया है हेक्सोकाइनेज। जब हम लोग श्वसन वाला चैप्टर पढ़ेंगे 1-2 पाठ बाद में, तो उसमें हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की पहली अभिक्रिया में यही एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि 6 कार्बन वाली शर्करा, जिसमें ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है, इनमें एटीपी से फॉस्फेट का ट्रांसफ़र कर देता है, यानी एटीपी से फॉस्फेट को इनमें जोड़ देता है। जैसे ग्लूकोज है तो उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और एटीपी बदल जाएगा एडीपी में। ठीक है, ये ग्लूकोज में भी करेगा, यही काम ये फ्रक्टोज में कर सकता है, यही काम ये गैलेक्टोज में कर सकता है। तो ये हेक्सोज शर्करा के समूह पर एक समान अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, इसलिए ये इसमें आ गया समूह विशिष्टता। फिर है बॉन्ड मतलब बंध विशिष्टता। निश्चित प्रकार के रासायनिक बंध, चाहे वो किसी भी यौगिक हो, निश्चित प्रकार का रासायनिक बंध को तोड़ने या बनाने में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम इस श्रेणी में आएंगे। निश्चित प्रकार के रासायनिक बंध, जैसे आप लोग 11वीं में ग्लूकोज वगैरह का चैप्टर पढ़ा है आपने, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। आपने प्रोटीन वाला चैप्टर प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, और 12वीं में केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, तो आप देखो कि उनके बीच में पेप्टाइड बंध होते हैं, एमिनो अम्लों के बीच में। तो एमिनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध तोड़ने वाले एंजाइम, तो पेप्टाइड बंध जहाँ भी मिलेगा वो एक ही एंजाइम उसको कार्य करेगा। ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में,
तो उसको तोड़ने वाले भी समूह विशिष्टता में बंध विशिष्टता में आ सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि आरएनए व डीएनए में जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है उसको तोड़ने वाला एंजाइम आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेज है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ता है। ठीक है, तो ये बंध विशिष्टता वाला। फिर है त्रिविम विशिष्टता, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। त्रिविम विशिष्टता मतलब ये भी केमिस्ट्री संबंधित हो गया। बहुत रसायन जो होते हैं, जो कार्बनिक रासायनिक यौगिक, वो भिन्न भिन्न विन्यासों में पाए जाते हैं। तो उसके लिए एक विन्यास आता है डी विन्यास, एल विन्यास, कैपिटल डी कैपिटल एल वाला। तो कुछ एंजाइम जो है वो निश्चित प्रकार के त्रिविम समावयवी पर ही अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं, उसके दूसरे समावयवी पर वो प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि एमिनो एसिड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम जो है वो केवल एल एमिनो एसिड पर ही कार्य करता है, उसके डी समावयवी पर नहीं करता है। तो ये 4 प्रकार की विशिष्टता का उल्लेख हुआ। अब आगे और जो गुणधर्म हैं उन पर चर्चा करते हैं। लार्ज साइज, ये प्रोटीन प्रकृति में भी समाहित हो गया और ये कोलाइडी प्रकृति में समाहित हो गया। सिर्फ पॉइंट बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा बिंदु बना दिया गया है, वही है। फिर है कैपेसिटी टू रिएक्ट विथ एसिडिक एंड बेसिक सबस्ट्रेट। चूँकि ये खुद प्रोटीन प्रकृति का है, प्रोटीन उभयधर्मी होता है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति के सबस्ट्रेट से भी कार्य कर सकता है, प्रक्रिया कर सकता है, और क्षारीय प्रकृति वाले क्रियाधारों पर भी कार्य कर सकता है। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति के कारण से। फिर ये महत्वपूर्ण चीज़ है एंजाइम ऑप्टिमा, इसको बोलते हैं एंजाइम इष्टता। ऑप्टिमा ऑप्टिमम से आया है, ऑप्टिमम मतलब अनुकूलतम, इष्टतम, अनुकूलतम परिस्थितियां चाहिए। प्रत्येक एंजाइम के लिए विशिष्ट अनुकूलतम परिस्थितियां होती है। उन अनुकूलतम परिस्थितियों में वो अधिकतम दक्षता से, अधिकतम कार्यकुशलता से कार्य कर सकते हैं एंजाइम। जैसे कोई एंजाइम एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है, एक निश्चित तापमान पर कार्य करता है। आप लोग पाचन वाला चैप्टर आप लोग जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि अमाशय में एंजाइम है पेप्सिन, वो 1 से 3 पीएच पर कार्य करता है, 1 से 3 पीएच पर कार्य करता है। जबकि मुख में जो टाइलिन एंजाइम है वो लगभग 7 पीएच पर कार्य करता है। आगे ग्रहणी में और आगे जाकर जेजुनम में जो एंजाइम होते हैं वो 8 या 9 पीएच तक कार्य करते हैं। तो सभी एंजाइम के लिए एक अलग विशिष्ट परिस्थितियाँ, विशिष्ट पीएच चाहिए। ऐसे ही उनको एक विशेष तापमान पर वो ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं। अब चलो मानव शरीर में तो 37 डिग्री फिक्स है, तो 37 डिग्री पर ही कार्य करना पड़ता है, सबके लिए एक ही तापमान है। लेकिन पादप शरीर में किसी एंजाइम को अलग तापमान अनुकूल होता है, किसी का अलग अलग। तो उसके लिए जो अनुकूलतम परिस्थितियां होती है उसी को बोलते हैं एंजाइम ऑप्टिमा। ठीक है, फिर एक है एंजाइम इनहिबिशन, यानी एंजाइम संदमन। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक देते हैं, कम कर देते हैं, संदमित कर देते हैं। उसको संदमित करने की प्रक्रिया को एंजाइम संदमन या एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे। और थोड़ा सा आगे इसके बारे में पुनः हम लोग उल्लेख करेंगे। अब चैप्टर में पहले ही दे दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक अब क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन एंजाइमेटिक प्रक्रिया का उल्लेख बाद में किया है। चलो पहले ये है तो पहले इसी का वर्णन देखते हैं। सबसे पहले तापमान। अब चूंकि प्रोटीन प्रकृति को होने के कारण से एंजाइम अत्यधिक तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उच्च तापमान सामान्यतः 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पर एंजाइम विकृत होने लगते हैं। एंजाइम
प्रोटीन है, और आप लोगों ने प्रोटीन वाले चैप्टर में 11th में पढ़ा होगा, जैव अणुओं का पाठ आया होगा, नहीं तो 12वीं केमिस्ट्री में आएगा, तब हम लोग देखेंगे कि एंजाइम की मुख्यतः एंजाइम्स जितने भी है वो अपनी तृतीयक संरचना में रहते हैं। उनकी जैविक सक्रियता उनकी तृतीयक संरचना में होती है। उस तापमान पर उनकी तृतीयक संरचना खुल जाती है और वह द्वितीयक और द्वितीयक फिर प्राथमिक संरचना में बदल जाती है। कोई भी एंजाइम अपनी प्राथमिक संरचना में जैविक रूप से क्रियाशील नहीं होता है, तो उच्च तापमान पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अति उच्च तापमान वाले पानी के झरनों में मिलते हैं। ऐसे जीवाणु आद्य बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, या आर्की बैक्टीरिया, जो कि ताप स्थायी होते हैं, तापमान का उन पर असर नहीं होता। तो उनमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जो उच्च तापमान को सहन कर लेते हैं। ऐसा ही एक बैक्टीरिया का नाम हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले में पढ़ेंगे, थर्मस एक्वाटिकस, जो कि गर्म पानी के झरनों में मिलता है। और उसका एक एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे टैग डीएनए पॉलीमरेज, वो पीसीआर में प्रयुक्त होगा। पीसीआर नाम आप लोग अभी कोरोना महामारी की जांच में आप लोग सुनते होंगे, है ना। तो उसमें आरएनए पीसीआर ऐसे कुछ तकनीक का नाम बताते हैं जिसके द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो पीसीआर का भी हम लोग उल्लेख करेंगे। तो सामान्यतः जो एंजाइम्स है वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करते हैं, और कहते हैं इस रेंज में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर इनकी क्रिया जो है 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। निम्न तापमान पर एंजाइम प्राय इनएक्टिव फॉर्म में सुरक्षित रहते हैं, अक्रिय रूप में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन 40 डिग्री 45 डिग्री से ऊपर तापमान पर ये नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर है पीएच वैल्यू। अभी जैसे उल्लेख किया था, प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर कार्य करते हैं। उससे कम पीएच पर वो उतने दक्ष नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑप्टिमा जो हमने सब पढ़ा था, है ना, वैसे तापमान भी उसके लिए कोई ऑप्टिमम होगा, और उससे उच्च पर भी वो उतनी क्रियाशीलता से कार्य नहीं करेगा। जैसे आपको मैंने बताया अभी कि पेप्सिन एंजाइम हमारे आमाशय में 1 से 3 पीएच पर कार्य करता है, तो अति अम्लीय परिस्थितियाँ चाहिए उसको, अति अम्लीय परिस्थितियाँ चाहिए। तो जब इस रेंज में उसको मिलता है तब तो वो हमारे भोजन का पाचन करेगा। इस रेंज से ज़्यादा हो जाए पीएच तो भोजन का पाचन नहीं कर पाएगा। तभी कहते हैं खाना खाने के तुरंत पश्चात पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे आमाशय में HCl होता है, वो HCl के कारण से pH आमाशय में 1 से 3 तक हो जाता है, और इस अति न्यून pH पर पेप्सिन एंजाइम क्रियाशील रहता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। यदि हम भोजन करते ही पानी पी लेंगे तो HCl तनु हो जाएगा, pH बढ़ जाएगा, तो भोजन का पाचन अच्छी प्रकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ज़रूर पी सकते हैं 1-2 घूंट, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में प्राय हम लोग पीते हैं पानी, वो अच्छी आदत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नहीं है। ठीक है, पीएच और तापमान के संबंध में एक ग्राफ नीट के एग्ज़ाम में भी आया था, ये एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ नीट के एग्ज़ाम में भी आया है और पूछा भी गया है प्रश्न। दोनों देखो एक जैसा है, ये पीएच से संबंधित है, ये तापमान से संबंधित है, कोई अंतर नहीं दिख रहा है। देखो कम पीएच पर एंजाइम, ये साइड में वाई अक्ष पर एंजाइम एक्टिविटी है और नीचे इधर पीएच है, और इस डायग्राम में तापमान है। ठीक है, यहाँ पीएच, यहाँ पे तापमान। तो कम पीएच, जैसे मान लो ये अनुकूलतम पीएच है किसी का, जैसे उसी का मान लेते हैं कि पीएच किसी का मान लेते हैं, जैसे मान लो तो ये 3 पीएच है, यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम अधिकतम कार्य करता है। तो 3 पीएच से जब कम पीएच था तब भी उसकी क्रियाशीलता कम है, और अधिक पीएच पर भी उसकी क्रियाशीलता कम है। उच्चतम क्रियाशीलता कहाँ है? जब उसको वो विशिष्ट पीएच मिल रहा है। ऐसे ही तापमान पर है, मान लेते हैं कोई एंजाइम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम क्रियाशील रहता है, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये ग्राफ का पीक आ गया, चोटी आ गई। 25 से कम पर क्रियाशीलता कम, 25 से ज़्यादा पर क्रियाशीलता न्यून। ठीक है,
ये ग्राफ भी नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। दो चीज़ फिर है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार, क्रियाधार की सांद्रता। तो क्रियाधार की सांद्रता दो चीज़ है एंजाइम में, अभिक्रिया में। एक क्रियाकारक होंगे जिसको हम सबस्ट्रेट यहाँ पे कहेंगे, और एक एंजाइम स्वयं होगा। अब एंजाइम की मान लेते हैं, एंजाइम की मात्रा कांस्टेंट है, स्थिर है, एंजाइम को नहीं बढ़ा रहे हैं, और सबस्ट्रेट की मात्रा 0 से शुरू करते हैं। तो प्रारंभ में सबस्ट्रेट की मात्रा लो है, कम है, कम सबस्ट्रेट है, एंजाइम ज़्यादा है, तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, कम होगा। फिर ऑप्टिमम, जितना होना चाहिए एंजाइम, जितने सबस्ट्रेट होने चाहिए उतने बढ़ा दिए। कितने, किस अनुपात में, जितने एंजाइम उस अनुपात में। एंजाइम के सक्रिय स्थल से जब सबस्ट्रेट जुड़ते हैं तब एंजाइमेटिक क्रिया होती है। तो जब समस्त एंजाइम के सक्रिय स्थल सबस्ट्रेट से जुड़ चुके हैं उस स्थिति में अधिकतम हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। अब यदि एंजाइम इस सबस्ट्रेट की मात्रा और बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभिक्रिया वेग नहीं बढ़ेगा। वहाँ पे एक ग्राफ फिर से वहीं पे देखते हैं अपन। ये एक और ग्राफ इधर जो बना हुआ है इस पर, ये वाला है ना, यही उसी पर है, ये 0। और जब इस सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता जा रहा है, और बाद में लगभग स्थिर हो गया। कब, वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, अभिक्रिया वेग अधिकतम हो गया तब। अब क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अब एंजाइम जो है वो सब के सब उनके सक्रिय स्थल संतृप्त हो गए हैं, या सभी के सक्रिय स्थल सबस्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नए सबस्ट्रेट को कहाँ से जोड़े। अब अभिक्रिया वेग कब बढ़ेगा, जब एंजाइम की मात्रा बढ़ेगी। सेम ही बात एंजाइम की सांद्रता पर लागू है। अब सबस्ट्रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं, एंजाइम को बढ़ाएं, जैसे जैसे एंजाइम की मात्रा बढ़ाएंगे सब अभिक्रिया वेग बढ़ता जाएगा। एक निश्चित सांद्रता पर अभिक्रिया वेग उच्चतम हो जाएगा। कब, जब सभी एंजाइम के सक्रिय स्थल सबस्ट्रेट से जुड़ जाएंगे तब अभिक्रिया वेग उच्चतम हो जाएगा। और उससे ज़्यादा यदि एंजाइम की मात्रा बढ़ाएं तो अभिक्रिया वेग नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अब सबस्ट्रेट जो है वो कम हो गए हैं। तो दोनों की मात्रा साथ साथ बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ता जाएगा। कहने मतलब ये। अब अंतिम उत्पाद की सांद्रता। इसका उदाहरण मैं इस प्रकार देता हूँ कि जैसे घर में कोई खाना खाने आते हैं, कोई मेहमान वगैरह आते हैं, या शादी ब्याह में हम लोग देखते हैं। अब ऐसा देखना तो कम मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सब आयोजन छोटे होते जाएंगे। तो लेकिन पूर्व अनुभव आपको होगा, भोजन कराने का अनुभव। तो हम लोग देखते हैं कि जब बहुत सारी भीड़ हो जाती है एक साथ में उस टेंट में भोजन करने वालों की, तो जैसे ही रोटी या पूड़ी आती है गर्मा गर्म, वैसे ही वो कोई ना कोई व्यक्ति ले जाते हैं, और प्राय वहाँ पे कमी बनी रहती है उस काउंटर में कमी बनी रहती है। जो सप्लाई करते हैं वो जहाँ पे रोटी बन रही है वहाँ पे खड़े ही रहते हैं। 2-3 रोटी बनी, जैसे रोटी बनी वैसे ही वो ले जाते हैं, जल्दी से ले जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे काउंटर पर पहुँचते हैं वैसे ही ख़त्म। तो जो रोटी बनाने वाले हैं उनकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। उनको पता है जैसे ही रोटी बन रही है वैसे ही पूर्ति हो रही है ना, तो उनकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। वो जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं, ले जाने वाले जल्दी जल्दी रोटी ले जाते हैं, और खाने वाले भी जल्दी जल्दी खाते हैं। वो देखते हैं रोटी ख़त्म हो जाएगी तो लेकिन तो वही वो चीज़ हो रही है। जैसे ही उत्पाद बना, उत्पाद यदि हटता जा रहा है वहाँ से, रोटी बनाने वाले थोड़ी देख रहे हैं कितने लोग टेंट में खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। वो तो अपने पास में रोटी कितनी इकट्ठा हो रही है वो देख रहे हैं। रोटी जैसी बनती है वैसे ही यदि जा रही है तो उनकी स्पीड बढ़ती है, अभिक्रिया वेग बढ़ता है उनका। जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं, बेलने वाले जल्दी बेलते हैं, सेकने वाले जल्दी जल्दी सेकते हैं, है ना, और ले जाने वाले जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा कि जब भोजन करने वाले लोग कम हो जाते हैं, रोटी वहाँ पे इकट्ठा होती रहती है, तो सब की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। अंतिम उत्पाद इकट्ठा हो रहा है तो अभिक्रिया वेग कम हो गया। रोटी बनाने वाले देखते हैं रोटियाँ यहीं पड़ी हैं, कोई ले ही नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे रोटी बेलते हैं। सेकने वाले भी धीरे धीरे, कई बार तो हो सकता है चूल्हा भी बंद करना पड़े। वही स्थिति यहाँ पे है। जैसे ही अंतिम उत्पाद बनेगा, अंतिम उत्पाद यदि हटता रहता है तो अभिक्रिया वेग बढ़ता जाता है।
अंतिम उत्पाद यदि एकत्र रहता है तो अभिक्रिया वेग घट जाएगा। फिर जो हमने ये इनहिबिशन वाला पढ़ा था वो है एंजाइम इनहिबिटर्स एंड प्रिजन्स बोला है इसको, कि वे कारक जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, संदमित कर देते हैं, उनको इनहिबिटर्स कहते हैं, और इनके कारण से एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कुछ सकारात्मक कारक होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, वो एक्टिवेटर्स हैं, ये इनहिबिटर्स है, रोकने वाले। दो प्रकार के संदमन होता है, कम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी संदमन, और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब अप्रतिस्पर्धी संदमन। प्रतिस्पर्धा किसके बीच में? जब हम एंजाइम की कार्यप्रणाली देखेंगे अगले वीडियो में, तो ये जैसे ये चित्र दिया है कि जो एंजाइम होता है उसमें से पॉकेट्स जैसे संरचनाएं होती है, और यहाँ सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, ये सबस्ट्रेट इसके अंदर आके घुस गया, और फिर वो एंजाइम से अलग हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ये जो पॉकेट्स जैसी संरचना है इसको सक्रिय स्थल बोलते हैं। सक्रिय स्थलों से सबस्ट्रेट जुड़ता है, फिर सक्रिय स्थल की संरचना और सबस्ट्रेट की संरचना एक दूसरे के अनुकूल होती है, पूरक होती है, तभी वो उससे जुड़ सकता है। प्रतिस्पर्धी संदमन में जो संदमक होता है उसकी संरचना और जो सबस्ट्रेट है उसकी संरचना एक जैसी होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सच इनहिबिटर्स रिसेंबल द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, कि संदमक की संरचना सबस्ट्रेट के संरचना के अनुकूल होती है। इसलिए अब दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ कि कौन जाकर सक्रिय स्थल से जुड़े। यदि सबस्ट्रेट जुड़ गया तो अभिक्रिया हो जाएगी, यदि संदमक जुड़ गया तो अभिक्रिया नहीं होगी, है ना। जैसे एक चित्र से देखते हैं, ये है, ये तो सामान्य अभिक्रिया, ये एंजाइम, ये वी शेप का इसका सक्रिय स्थल, ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इससे जुड़ता है और ये उत्पाद बन जाते हैं, ये तो नॉर्मल। प्रतिस्पर्धी संदमन में क्या होता है कि ये आ गया संदमक, इसकी संरचना भी सबस्ट्रेट जैसी है, तो ये सक्रिय स्थल से जुड़ गया, इसलिए ये सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा। सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाया तो अभिक्रिया नहीं होगी, है ना। इसका एक उदाहरण है कि आप वही क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे श्वसन में, तो हम लोग पढ़ेंगे सक्सिनिक अम्ल का विहाइड्रोजनीकरण करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम। सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी है मेलोनिक अम्ल, तो मेलोनिक अम्ल सक्सिनिक अम्ल के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से जुड़ने के लिए। जब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से मेलोनिक अम्ल जुड़ जाता है तो वो अभिक्रिया नहीं होगी सक्सिनिक अम्ल से, क्योंकि सबस्ट्रेट जुड़ा नहीं, है ना। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी होता है, औषधि के रूप में भी ऐसे संदमों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इससे बचना हो, ऐसे संदमन से बचना हो तो किसकी मात्रा बढ़ानी होगी? कंपटीशन है दोनों के बीच में, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, तो सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ेगी तो सबस्ट्रेट की चांसेस बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एंजाइम से जुड़ने के लिए, है ना। तो प्रतिस्पर्धी संदमक से बचने के लिए सबस्ट्रेट की सांद्रता में वृद्धि की जा सकती है। फिर एक दूसरा है अप्रतिस्पर्धी संदमक। ये देखो, अब अप्रतिस्पर्धी संदमक की आकृति उससे मिलती नहीं है, एंजाइम से नहीं सबस्ट्रेट से नहीं मिलती, इसलिए वो सक्रिय स्थल से नहीं जुड़ता। वही चित्र, ये ऊपर वाला तो वही चित्र है कि ये सामान्य रूप से ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उत्पाद बन गया। अब ये है अप्रतिस्पर्धी संदमक। प्रतिस्पर्धी संदमक तो यहाँ से जुड़ रहा था सक्रिय स्थल से, अप्रतिस्पर्धी संदमक किसी अन्य स्थान से जुड़ जाता है एंजाइम से। अन्य स्थान से जुड़ने के कारण से एंजाइम के सक्रिय स्थल की डिज़ाइन चेंज हो गई, सक्रिय स्थल की संरचना चेंज हो गई, सक्रिय स्थल की संरचना विकृत हो गई। सक्रिय स्थल को ही तोड़ दिया, कंपटीशन नहीं किया इसने, सक्रिय स्थल को ही विकृत कर दिया, तो अब एंजाइम इससे जुड़ नहीं, सबस्ट्रेट इससे जुड़ नहीं पाएगा। तो ये बिना कंपटीशन के ऐसे कर रहा है। ठीक है, एक और इसमें चित्र हम लोग देख सकते हैं, ये देखो,
ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये संदमक, संदमक जुड़ते ही ये देखो सक्रिय स्थल की संरचना में परिवर्तन हो गया। तो सक्रिय स्थल की संरचना में स्थायी परिवर्तन करने वाले संदमक अप्रतिस्पर्धी संदमक है। ये सबस्ट्रेट के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं जुड़ने के लिए। इसका उदाहरण दिया है कि श्वसन में प्रयुक्त एक एंजाइम है साइटोक्रोम डिहाइड्रोजिनेज, इसका अप्रतिस्पर्धी संदमक है साइनाइड आयन, ठीक है, तो ये उसको कर देता है। तो इतना आप लोग पढ़ें। आगामी वीडियो में हम लोग एंजाइम की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।